एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। दैट मीन्स एनिमल बॉडी में कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं जो यूजफुल नहीं है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स है जिसे बॉडी से एलिमिनेट करना है। ओके, एनिमल खाना खाता है, ऑक्सीजन लेता है, फूड का ऑक्सीडेशन होता है और फिर कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स बनते हैं जो बॉडी यूज कर लेता है और कुछ उसके साथ साथ टॉक्सिक प्रोडक्ट्स भी बनते हैं। उस टॉक्सिक प्रोडक्ट्स में से एक कैटेगरी है नाइट्रोजनस वेस्ट का। नाइट्रोजनस वेस्ट एक ऐसा वेस्ट है जो हमारे बॉडी के लिए तो किसी काम का नहीं है और इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। नाइट्रोजनस वेस्ट के साथ साथ कुछ और भी ऐसे प्रोडक्ट्स बनता है जो हमारे बॉडी के लिए यूजफुल नहीं होता है, जैसे है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, कुछ आयन्स है लाइक सोडियम, पोटाशियम, क्लोरीन, सल्फेट, फॉस्फेट। ये सब क्या होता है हमारे बॉडी में एक्यूमुलेट करने लगता है। कैसे एक्यूमुलेट करता है? या तो हम बहुत ज़्यादा खा लिए हैं या फिर हमारे बॉडी में मेटाबॉलिकली वर्क बहुत ज़्यादा ही हो रहा है, जिससे जो ये वेस्ट प्रोडक्ट है बॉडी में एक्यूमुलेट होने लगा है। जब ये एक्यूमुलेट होगा तो इसे हमें क्या करना है? रिमूव करना है, पार्शियली या होलली। अगर बहुत ज़्यादा ही टॉक्सिक है तो उसे हम कंप्लीटली रिमूव करेंगे बॉडी से। अगर ये थोड़ा कम टॉक्सिक है तो इसे हम पार्शियली रिमूव करेंगे। अब हम फोकस करते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट पे। 3 तरह का नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। जो एनिमल या ऑर्गेनिज्म अमोनिया एक्सक्रीट करता है उसे हम एमिनोटेलिक कहते हैं। एक और चीज़ पॉइंट करने की बात है, अमोनिया हाईली वाटर सॉल्युबल और हाईली टॉक्सिक होता है। तो जो भी ऑर्गेनिज्म पानी में या पानी के आसपास रहता है वो अमोनिया रिलीज करता है। मैं ये नहीं कह रही कि हर ऑर्गेनिज्म पानी में रहने वाला वो अमोनिया रिलीज करेगा, लेकिन अमोनिया वही ऑर्गेनिज्म रिलीज करेगा जो पानी में या पानी के आसपास रहता है। क्यों? जब अमोनिया रिलीज करेगा वो वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा और जो भी आसपास के ऑर्गेनिज्म है उसे वो इफेक्ट नहीं करेगा। अगर अमोनिया ड्राई प्लेसेस पे रिलीज होगा तो टॉक्सिक होने की वजह से दूसरे ऑर्गेनिज्म को ये इफेक्ट करेगा। इसके एग्जाम्पल है बोनी फिशेस, एक्वेटिक एम्फीबियंस एंड एक्वेटिक इंसेक्ट्स। ओके, नेक्स्ट नाइट्रोजनस वेस्ट है यूरिया। जो भी एनिमल यूरिया रिलीज करता है उसे हम यूरिकोटेलिक कहते हैं, यूरियोटेलिक कहते हैं। इसके एग्जाम्पल है मैमल्स, मेनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस एंड मेराइन फिशेस। मैमल्स में क्या होता है? अमोनिया कन्वर्ट हो जाता है यूरिया में इन द लीवर और फिर ये किडनी से रिलीज होता है। नेक्स्ट एन वेस्ट है यूरिक एसिड। जो भी एनिमल्स यूरिक एसिड रिलीज करता है उसे हम यूरिकोटेलिक कहते हैं और इसके एग्जाम्पल है रेप्टाइल्स, बर्ड्स, लैंड स्नेल्स एंड इंसेक्ट। यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करने के लिए बहुत कम पानी का यूज़ होता है, इसीलिए यूरिक एसिड को एज अ पिलेट और पेस्ट के फॉर्म में एक्सक्रीट किया जाता है। एन वेस्ट की सॉल्युबिलिटी हम देख लेते हैं। हाईली सॉल्युबल होता है अमोनिया, उसके बाद होता है यूरिया और सबसे कम सॉल्युबल होता है यूरिक एसिड। अगर एन वेस्ट की टॉक्सिसिटी की हम बात करें तो हाईली टॉक्सिक होता है अमोनिया, उसके बाद है यूरिया और सबसे कम टॉक्सिक होता है यूरिक एसिड। स्टार्ट करते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम 4 चीज़ से मिलकर बना हुआ है। किडनी, जिसमें यूरिन का फॉर्मेशन होता है और फिर यहाँ से यूरिन बनने के बाद इस पाथवे से होकर के एक बैग में आकर के स्टोर होता है। इस पाथवे को हम कहते हैं यूरेटर और जहाँ आकर के यूरिन स्टोर होता है उसे हम कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर और फिर इस ब्लैडर से यूरिन बॉडी से बाहर निकलता है जिसे हम यूरिनेशन कहते हैं और इस पाथवे को हम कहते हैं यूरेथ्रा। ओके, अब हम देखते हैं कि ये कितने नंबर में प्रेजेंट होता है। किडनी 2 होता है, एक ये और एक ये। यूरेटर, जिस पाथवे से यूरिन किडनी से बाहर आता है, वो भी 2 होता है क्योंकि दोनों किडनी से आएगा यूरिन बाहर। ओके, एक बैग होता है, यूरिनरी ब्लैडर 1 होता है जहाँ यूरिन आकर के स्टोर होता है और फिर इस यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन बाहर निकलता है जिसे हम कहते हैं यूरेथ्रा। ये है आर्टरी
और ये है वेना केवा। इस सब में जो हीरो पार्ट है वो है किडनी। यहाँ यूरिन का फॉर्मेशन होता है। बाकी ये जो है यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथा, ये सिर्फ और सिर्फ यूरिन को बॉडी से रिमूव करने में हेल्प करते हैं। लेकिन यूरिन का फॉर्मेशन कहाँ होता है? किडनी में होता है। तो हीरो पार्ट है ये। तो हम किडनी को डिटेल्स में पढ़ते हैं। किडनी का कलर कैसा होता है? रेडिश ब्राउन कलर में होता है। शेप बीन शेप का होता है। इसका वेट 120 से 170 ग्राम तक के बीच में होता है। अगर साइज की बात करें तो 10 to 12 सेंटीमीटर लेंथ में होता है। 5 to 7 सेंटीमीटर इसका विड्थ होता है और 2 to 3 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस होती है। ओके, अगर हम लोकेशन की बात करें कि हमारे बॉडी में ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, तो लास्ट दैट मीन्स 12th थोरेसिस एंड 3rd लुम्बर के बीच में होता है। ओके, ये जो आउटर लेयर है किडनी का, यहाँ दिख रहा है, ये आउटर लेयर है, ये एक टफ कैप्सूल होता है। ओके, इसको अब हम हटाकर देखेंगे कि इसके अंदर क्या है, इसका इनर लेयर कैसा है। इनर लेयर को हम कॉर्टेक्स कहते हैं और मेडुला कहते हैं। इसे हम हटाते हैं ऊपर वाले लेयर को, तो अंदर का लेयर कुछ ऐसा दिखता है। जो कॉर्टेक्स है उसको मैंने स्काई ब्लू कलर से कलर किया है और जो मेडुला है उसे मैंने नियॉन कलर से कलर किया है, ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। ओके, किडनी का जो कनकेव सरफेस है उसके सेंटर की तरफ हम देखते हैं कि एक होल होता है, या फिर हम नॉच कह सकते हैं। यहाँ से यूरेटर भी एंटर करता है, ब्लड वेसल्स, नर्व सब एंटर करता है। इस जगह को हम कहते हैं हीलियम। इसे हम क्या कहते हैं? हीलियम। हीलियम से जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि एक ब्रॉड फनल शेप स्ट्रक्चर में एक स्पेस है जिसे हम कहते हैं रेनल पेल्विस। इसे मैंने ब्लैक कलर से कलर किया है और इसे हम कहते हैं रेनल पेल्विस। और इसके साथ एक छोटा छोटा सा प्रोजेक्शन अटैच्ड होता है जिसे हम कहते हैं कैलिसेस। ओके, और इसी कैलिसेस के साथ मेडुलरी पिरामिड अटैच्ड होता है। मेडुलरी पिरामिड के बीच में जो कॉर्टेक्स प्रेजेंट होता है इसे हम कहते हैं कूलम्स ऑफ बर्टीनी या रीनल कूलम्स। ओके, द कॉर्टेक्स एक्सटेंड्स in between the medullary pyramids as renal coulombs called coulombs of Bertini। और हमने पीछे देखा भी है कि coulombs of Bertini कहाँ पे होता है। हर एक किडनी के पास नियरली 1 मिलियन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। ये नेफ्रॉन फंक्शनल यूनिट है किडनी का। नेफ्रॉन दो चीज से मिलकर बना होता है, एक है ग्लोमेरुलस और दूसरा है रेनल ट्यूब्यूल्स। ग्लोमेरुलस टफ्ट ऑफ आर्टरीज है, आर्टरीज के गुच्छों से मिलके बना हुआ है, और रेनल ट्यूब्यूल्स डिफरेंट टाइप ऑफ ट्यूब्यूल से मिलके बना हुआ है। ओके, यहाँ हम देखते हैं ये है ग्लोमेरुलस। जो आर्टरी ब्लड लेके आती है उसे हम एफरेंट आर्टरी कहते हैं, और जो यहाँ से ब्लड लेके जाती है उसे हम एफरेंट कहते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं renal tubules की। तो renal tubules begins with Bowen's capsule। Bowen's capsule होता कैसा है? डबल वॉल कप लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये है Bowen's capsule और ये कैसा है? डबल वॉल कप लाइक स्ट्रक्चर है। एंड कंटिन्यू फर्दर टू फॉर्म हाईली कॉइल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब ये जो Bowen's कैप्सूल है ये कंटिन्यू करेगा और एक हाईली कॉइल लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसे हम कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और फिर ये पीसीटी कंटिन्यू करेगा और एक हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसे हम कहते हैं हेनलीज लूप। A hair pin shaped Henle's loop is next part which has descending limb and ascending limb। ये जो नीचे आ रहा है इसे हम कहते हैं डिसेंडिंग लिम्ब, और ये जो ऊपर जा रहा है इसे हम कहते हैं असेंडिंग लिम्ब, और ये दोनों मिलके क्या बनता है? हेनलीज लूप। और ये जो असेंडिंग लिम्ब है ये कन्वर्ट हो जाएगा एक हाईली कॉइल लाइक स्ट्रक्चर में जिसे हम कहते हैं डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और फिर ये डीसीटी ओपन होगा एक स्ट्रेट ट्यूब में जिसे हम कहते हैं कलेक्टिंग ट्यूब। बहुत सारे नेफ्रॉन का डीसीटी किस में होगा? एक स्ट्रेट ट्यूब में ओपन होगा जिसे हम कहेंगे कलेक्टिंग डक्ट।
The ascending limb continue as another highly coiled like tubular region called distal convoluted tubule DCT. बहुत सारे DCT जो है नेफ्रॉन्स के, बहुत सारे नेफ्रॉन्स के DCT क्या होते हैं, एक स्ट्रेट ट्यूब में ओपन होता है जिसे हम कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट. ओके, अब हम बात करते हैं एफरेंट आर्टरी की. ये एफरेंट आर्टरी कहाँ जाता है? अब हम देखेंगे ये एफरेंट आर्टरी का क्या रोल है. ओके, ये एफरेंट आर्टरी किधर जाता है? बेसिकली ये एफरेंट आर्टरी जो है इस ट्यूब्यूल के आसपास एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, लाइक दिस. और ये जो एफरेंट आर्टरी है जब ये हेनलीज लूप के पास आती है तो एक स्ट्रक्चर बना रही है जिसे हम कहते हैं वासा रेक्टा. इसे हम क्या कहते हैं, इस आर्टरी को? वासा रेक्टा. ओके, एक चीज़ और नोट करने का है कि ग्लोमेरुलस प्लस ये जो बॉन्स कैप्सूल है इस दोनों को मिला करके हम कहते हैं माल्पिघियन बॉडी. क्या कहते हैं? माल्पिघियन बॉडी या माल्पिघियन कैप्सूल. इसे याद रखिएगा. The efferent arteriole form a fine capillary network around the renal tubule called peritubular capillaries. ये जो efferent arteriole है ट्यूबुलर के आसपास एक नेटवर्क बनाती है, उसे हम क्या कहते हैं? पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज. लेकिन जो एक माइन्यूट, एक छोटा सा जो हिस्सा है जो हेनलीज लूप के पास प्रेजेंट है उसे हम कहते हैं वासा रेक्टा. ये कैसा होता है? एक यू शेप स्ट्रक्चर होता है. ओके, हम यहाँ देखते हैं ये किडनी मैंने बनाया है. ये क्या है? कॉर्टेक्स है. ये रीजन है कॉर्टेक्स का. और ये वाला पार्ट क्या है? मेडुला है, मेडुलरी पिरामिड है ना. ये है ग्लोमेरुलस, ये है बॉवेंस कैप्सूल. इस दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं? माल्पिघियन बॉडी. ये है हमारा पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और ये है हमारा डीसीटी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. हमें यहाँ से देख के क्या पता चल रहा है कि ये जो है माल्पिघियन बॉडी, पीसीटी और डीसीटी कॉर्टेक्स रीजन में प्रेजेंट है. यहाँ भी है माल्पिघियन कैप्सूल्स, पीसीटी डीसीटी ऑलवेज प्रेजेंट इन कॉर्टिकल रीजन. लेकिन हेनलीज लूप का क्या है? हेनलीज लूप डिसाइड करता है कि नेफ्रॉन कॉर्टिकल से या नेफ्रॉन जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन से. दो तरह का नेफ्रॉन्स होता है, एक होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स और एक होता है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स. और ये डिसाइड कौन करता है? हेनलीज लूप. अगर हेनलीज लूप बहुत छोटा है, टू शॉर्ट एंड एक्सटेंड्स वेरी लिटिल इनटू द मेडुला और सिर्फ थोड़ा सा मेडुला में प्रेजेंट होता है, वैसे नेफ्रॉन्स को हम कहते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स. यहाँ देख सकते हैं बस थोड़ा सा मेडुला में आया हुआ है ये हेनलीज लूप. ऐसे नेफ्रॉन्स को हम कहेंगे कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स. अगर हेनलीज लूप लॉन्ग है और रन्स डीप इनटू मेडुला और मेडुला में डीपन है, इसे हम क्या कहेंगे? जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स.